यहाँ पे उन्होंने चिल्ला चिल्ला के बोला है कि भाई 9 मंथ्स का पेड़ है, तो अगर 9 मंथ्स का पेड़ है तो 3 मंथ का क्या पौधा है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ वन न्यू लेक्चर। ओके गाइस, द थिंग इज कि हमने इसके पहले जो भी लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं ना, वो लेक्चर्स ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड जो है वो मैंने डाल दिए यूट्यूब पे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट का जो स्पेसिमेन है वो भी मैंने डाल दिया यूट्यूब पे। अभी मेरे को क्या है, बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि प्लीज आप थोड़े सम सॉल्व करो, बिकॉज सम सॉल्व करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगा। तो नो प्रॉब्लम, आपका हुकुम सर आंखों पर। लेट्स गेट स्टार्टेड। और इसके पहले कि हम सम स्टार्ट करें, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप वो 2 लेक्चर्स देख के आए। एक बार आपके पास अगर स्पेसिमेन का बेस होगा ना, तो फिर आप ये लेक्चर अंडरस्टैंड करने में आपको काफी आसानी होगी। ओके, तो हम सबसे पहले लेंगे एकदम बेसिक फर्स्ट इलस्ट्रेशन जो है वो हम लेंगे, और वो इलस्ट्रेशन हम देखेंगे। और उसके अच्छा, सारे पोस्टिंग हम नहीं करेंगे। अगर हम सब पोस्टिंग करने बैठ जाए ना गाइस, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे को आपको सिर्फ एडजस्टमेंट्स बताने हैं, जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि आपके जो सिंगल पोस्टिंग्स है, मतलब जो ट्रायल बैलेंस से आप पोस्ट करोगे, वो सब आपको बेसिकली आता होगा। मैं आपको ओरली बोल दूंगा कि देखो भाई ये यहाँ पे पोस्ट होगा, वो वहां पे पोस्ट होगा, वो तो मैं आपको बोल दूंगा। लेकिन जो मैं पार्ट लिख के करूंगा ना, वो पार्ट हम बेसिकली एडजस्टमेंट पे फोकस करेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट्स के लिए मार्क्स ज्यादा होते हैं पोस्टिंग से। और पोस्टिंग का कैसा है, बेसिक अपने को 11th स्टैंडर्ड के एंड में पता है। So we are in a comfortable position with related to posting. Now we will basically jump on directly to the adjustments, but we'll read the question also. Okay, so let's start with our first question. Okay guys, all the best. अच्छा, by the way, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। ट्रायल बैलेंस के हर एक एंट्री का एक ही इफेक्ट जाएगा, एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट जाएंगे। ओके गाइस, सो हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, एंड लेट्स सी, विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द एडजस्टमेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 1, एंड देन मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये एडजस्टमेंट्स को एक समरी फॉर्मेट में कैसे लिखा है। बट उस समरी की तरफ जाने से पहले मैं आपको डायरेक्ट एक सम बता देता हूँ। ओके, सो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। ओके, नाउ illustration number 1, everybody should be on page number 24 of their textbooks. If they have the textbook, पीडीएफ है तो पीडीएफ में पेज नंबर 24, नहीं तो आप मेरे स्क्रीन पे भी दे सकते हो, यहाँ से भी आपको काफी कंफर्टेबली पता चल जाएगा। कूल, लेट्स स्टार्ट। सो दया एंड क्षमा are partners sharing profits and losses in the ratio of 1:1 from the following trial balance and additional information prepared trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. वेरी सिंपल, ट्रायल बैलेंस दिया है, कुछ एडजस्टमेंट्स है, अपने को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है। ओके कूल, अभी क्या करते हैं, हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस में है क्या। मैं आपको एक रफली पोस्टिंग बता देता हूँ, ठीक है। क्या मेथड से हम जनरली करते हैं ये ट्रायल बैलेंस सॉल्व, कि जैसे ही हम किसी चीज को पोस्ट कर देंगे ना, वैसे ही हम उसके बाजू में एक छोटा सा टिक मार्क लगा देंगे। इवन आप क्वेश्चन पेपर में भी एक छोटा सा टिक मार्क लगाना। मेरे को पता है बहुत सारे स्कूल्स जहाँ पे आप सेंटर में जाओगे, वहां पे वो लोग आपको बोल सकते हैं कि भाई क्वेश्चन पेपर पे लिखना अलाउड नहीं है, क्वेश्चन पेपर पे लिखना अलाउड नहीं है। तो फिर भी ट्रस्ट में एक छोटा सा टिक दे दो, ताकि आपको पता चलेगा कि ये वाला पर्टिकुलर चीज पोस्ट हो गया है। तो आप फिर उसके बाद में आप वापस पोस्ट करने जाओगे, फिर वापस बैलेंस शीट बिगड़ेगा, एंड देन इट विल क्रिएट अ मेस। ओके, so as soon as you post a particular line item, you just tick it. Even for adjustments के टाइम आप क्या करो कि दोनों इफेक्ट देने के बाद वो एडजस्टमेंट को एक छोटा सा टिक करो, और एक ही टाइम पे दोनों इफेक्ट दो, ये आप मेक श्योर करो। अगर ये आपने मेक श्योर किया, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी और रीजन है आपका ट्रायल बैलेंस सॉरी आपका बैलेंस शीट टैली होने का, एक्सेप्ट अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे। और लेट मी मेक दिस क्लियर कि मैं कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा खराब था, मेरे को कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से बहुत ज्यादा होते थे। ओके, तो आप उसका मेरे को मैंने वही किया, प्रैक्टिस किया और फिर हो गया ठीक। आप भी उसका प्रैक्टिस करो, आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपके साथ भी हो जाएगा, अगर आप सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक पे आपका मार्क्स स्कोर है। ओके, सो लेट्स गेट बैक। ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट
एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट, एंड प्लस जैसे एक एक इफेक्ट हो गया, जैसे ही कोई भी एक एडजस्टमेंट या लाइन आइटम आपने कंप्लीट कर लिया, उसको पोस्ट कर लिया, तो एक टिक कर देने का उसके ऊपर छोटा सा. ओके, नाउ फर्स्ट इज स्टॉक एट 1/4/2018. ध्यान से डेट्स के ऊपर भी ध्यान देना गाइस. ट्रायल बैलेंस बताया एज ऑन 31 मार्च 2019. ओके, सो अगर स्टॉक है ये ऑन 1/4/2018, तो उसका मतलब क्या है कि दिस इज आवर ओपनिंग स्टॉक. करेक्ट. सो ये ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल इज ₹28,000. ये है, दिस इज अपना असेट, सो दिस इज एन असेट. असेट विल गो इन बैलेंस शीट असेट साइड. ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेजेस एंड सैलरीज. अगर आपने मेरा ट्रेडिंग अकाउंट वाला लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको काफी उसके ये वेजेस एंड सैलरीज के ऊपर हमने थोड़ा ऐसा इंटेंस डिस्कशन किया था. वेजेस एंड सैलरीज जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्योंकि वेजेस पहले आया है. ओके, नेक्स्ट sundry debtors. Sundry debtors again is our asset, so it will go in balance sheet asset side. Then bad debts will go in P&L account debit side. Purchases will go in trading account debit side. Motor car, this is an asset, it will go in asset side of the balance sheet. Audit fees will go in P&L account debit side and the expense side. Okay guys, so audit fees के बाद जो next है वो है sales return. Okay, sales return मतलब क्या कि हमने अगर कुछ सेल किया होगा तो वो रिटर्न आया. ओके, तो नॉर्मली हमने जो स्पेसिमेन में देखा ट्रेडिंग अकाउंट के, उसमें हमने क्या देखा था? रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड. करेक्ट. रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या था कि रिटर्न हमारे इनवर्ड आए, मतलब गुड्स अंदर आए, मतलब दैट इज सेल्स रिटर्न. सो यहाँ पे उन्होंने हमारे साथ बहुत लीनियंट होके सेल्स रिटर्न ये वर्ड यूज किया है, बट बेसिकली वो लोग यूज करेंगे कौन सा वर्ड? रिटर्न इनवर्ड. और परचेज के टाइम पे रिटर्न आउटवर्ड, मतलब अगर परचेज रिटर्न होता है. ओके, कूल. नेक्स्ट इज बिल्डिंग एन असेट. देन कैश एट बैंक. 10% इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में बात करेंगे. इन्वेस्टमेंट इज एन असेट. 10% इन्वेस्टमेंट क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, वो सब हम बात करेंगे. एडवर्टाइजिंग पेड फॉर 9 months, इसके बारे में हम बात करेंगे. रॉयल्टीज इज एन एक्सपेंस, इट विल गो इन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. हमने स्पेसिमेन में देखा था, आपको याद है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में. ओके, कूल. नेक्स्ट इज जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व लायबिलिटी है. जनरल रिजर्व रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा बैलेंस शीट में. ओके, नेक्स्ट इज कैपिटल ऑफ दया एंड क्षमा. वो भी कैपिटल है तो वो कैपिटल में आएगा लायबिलिटी साइड में सबसे टॉप मोस्ट. उसके नीचे जनरल रिजर्व वगैरह आएगा. ओके, नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स इज लायबिलिटी. आरडीडी इज लायबिलिटी. Okay, so this RDD is given in the trial balance. This must be the opening balance of RDD. ठीक है. ये पर्टिकुलर सम मैंने इसके लिए लिया क्योंकि इसमें बैड डेट से रिलेटेड भर भर के एडजस्टमेंट्स है. ओके, तो हम क्या करेंगे कि ये RDD को हम वहां यूज करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला RDD को हम कैसे ट्रीट करेंगे बेसिकली. बट अगर इसके आजू बाजू ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा है कि इट इज क्लोजिंग RDD, so we will always assume that this is opening RDD, and this RDD, since it is showing in trial balance, it will only have one effect. Okay, now what effect will it have, where will it have, I will show you later. But at this moment, at this juncture, आपको जानना ये है कि अगर ब्रैकेट में उन्होंने कुछ नहीं दिया है कि it is related to the closing or related to 31st March 2019, then we will assume कि ये जो है this is the opening RDD. Okay, done. नेक्स्ट इज सेल्स. सेल्स अपने को मालूम है, ट्रेडिंग अकाउंट. क्रेडिट. आउटस्टैंडिंग वेजेस. दो तरीका होता है आउटस्टैंडिंग वेजेस का. एक तो उन लोग कभी कभी ट्रायल बैलेंस में दे देते हैं, एक कभी कभी उन लोग एडजस्टमेंट देते हैं. कोई भी टाइप का आउटस्टैंडिंग. ओके, सो द थिंग इज कि अगर कुछ भी आउटस्टैंडिंग है ना गाइस, और वो अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, उसका मतलब है उन्होंने उसको एक्सपेंस में ऐड कर दिया हो. कौन सा एक्सपेंस? ये एग्जांपल में देखो, आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखा है, तो वेजेस अगर आउटस्टैंडिंग है तो दिस वेजेस is pertaining to the current year, but these wages are not paid. This will be paid maybe in the future years or maybe probably in the next year. So that is, but this is an expense related to current year. Okay, so this amount should be debited to P&L. अभी वो जो हमने डेबिट साइड में देखा था ना, थर्ड लाइन आइटम आप देखना, वेजेस एंड सैलरीज, वो लाइन आइटम उसके अंदर ये आउटस्टैंडिंग वेजेस उन्होंने इंक्लूड कर दिया होगा. वो उसका एक इफेक्ट जा चुका होगा. और दूसरा इफेक्ट ये जो क्रेडिट साइड में दिख रहा है ना आउटस्टैंडिंग वेजेस, वो है. तो सिंस हमने वो हम वेजेस और सैलरीज को सीधा उठा के P&L में डालेंगे, तो एक इफेक्ट तो कंप्लीट हो गया.
नाउ टॉकिंग अबाउट ओनली द सेकेंड इफेक्ट कि आउटस्टैंडिंग वेजेस का 700 रुपीज जो है वो जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी। ओके, ये हुआ इन डेप्थ एकदम एनालिसिस। ओके, जिसको कुछ नहीं समझा उसको मैं बताता हूँ। अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस आया ट्रायल बैलेंस में, हमने को पता है, अपना ने बचपन से रट्टा मारा है ट्रायल बैलेंस का, इफ के की इफेक्ट जाता है। अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस आया ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में, मोस्टली ऑब्वियसली क्रेडिट में आएगा, अगर वो आया तो बेसिकली आपको सीधा सीधा उसको उठाना है और लायबिलिटी साइड में चिपकाना है, क्योंकि उसका एक ही इफेक्ट है। एडजस्टमेंट्स में हम क्या करेंगे वो हम जब एडजस्टमेंट्स करेंगे तभी बताएंगे। वैसे अगर आपने मेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट समझा है तो आपको समझ ही गया होगा कि मैंने क्या किया, बट स्टिल हम एक डिटेल में कर देंगे बात। ओके, डन। नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न, ऑब्वियसली reduce from purchase. Then this is discount. This discount is having a credit balance. That means we must have received discount from creditors. So since you have received discount, it will come in P&L credit side. Okay. Posting is fairly simple. काफी simple है. Okay. Now let's go on to the next thing, which are the adjustments. Okay guys, so let's get started with the adjustments. एक बार हम adjustment पढ़ लेंगे, फिर मैं आपको उसके इफेक्ट समझा देता हूँ. Okay. Now closing stock of rupees 40,000. Depreciate building and machinery at 5% and 3% respectively. Bills receivable included dishonored bill of rupees 3,000. Goods worth rupees 1,000 taken by Daya for personal use was not entered in the books of accounts. Write off rupees 1,800 as bad debts and maintain an RDD of 5% on sundry debtors. And maintain an RDD of 5% of sundry debtors. Goods of rupees 6,000 were sold, but no entry was made in the books of accounts. ढक्कन अकाउंटेंट है यार. आपको ऐसा नहीं बनना है. मैं क्या करता हूँ, मैं एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूँ यहाँ पर. ओके, यहाँ पर लेट्स से मैंने बनाया है, समझो ये है ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, समझो ये है प्रॉफिट एंड लॉस. इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ. ओके, ट्रेडिंग, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस, एंड हियर वी गो विथ बैलेंस शीट. दिस इज बैलेंस शीट. आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखना है, आपको पूरा पूरा फॉर्मेट लिखना है जैसे हमने स्पेसिमेन में दिखाया था और मैंने जैसे आपको बताया था. ओके, तो वो ही लिखना है, फुल वही लिखना है. फर्स्ट हमारा एडजस्टमेंट क्या था? फर्स्ट एडजस्टमेंट था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रुपीज 40,000. तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या आएंगे? फर्स्ट इफेक्ट तो देखेंगे भाई, क्लोजिंग स्टॉक इज अ असेट, क्योंकि ये हम नेक्स्ट ईयर में जाके बेचेंगे. सो सिंस ये हम नेक्स्ट ईयर में जाके बेचेंगे, सो इट विल बी आवर असेट फॉर दिस ईयर. So that is why it will come in balance sheet asset side. Okay, तो हम फर्स्ट इफेक्ट लिख देते हैं. क्लोजिंग स्टॉक 40,000. अच्छा, अब मेरे को ये पूछोगे कि सर आपने नीचे क्यों लिखा, ऊपर क्यों ब्लैंक स्पेस छोड़ा? दो रीजन है. पहला रीजन तो ऊपर वो जो सेकेंड एडजस्टमेंट है ना डेप्रिसिएशन वाला, वो आएगा, और क्लोजिंग स्टॉक सारे असेट्स के बाद नीचे आएगा. उसके बाद मतलब पहले हमने जैसे स्पेसिमेन में देखा था गुडविल, फिर सारे टेंजिबल असेट्स, फिर इन्वेस्टमेंट्स, और फिर आएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक. ओके, इसके लिए मैंने क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिखा. तो क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट कहाँ पे गया बच्चों? बैलेंस शीट के असेट साइड. ये हुआ हमारा डेबिट इफेक्ट. अभी क्रेडिट इफेक्ट क्या होगा? जी यस, करेक्ट, हमने ये बात किया था, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा इसका सेकेंड इफेक्ट. ओके, लिख लेते. ओके, सो ये दो इफेक्ट गए, काफी इजी. फर्स्ट एडजस्टमेंट वेरी इजी. ओके, नाउ जस्ट लेट्स सी द नेक्स्ट एडजस्टमेंट. द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी एट 5% and 3% respectively. ओके, सो डेप्रिशिएट मशीनरी एंड बिल्डिंग एट 5% and 3%. इसके लिए हम चाहिए तो एक छोटा सा वर्किंग नोट बना देंगे. सिंस दिस इज वेरी इनिशियल पार्ट,
दैट इज वाई ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स का भी वर्किंग नोट बनाते हैं। आपके पास दो ऑप्शंस रहता है एग्जाम में, इधर आप वर्किंग नोट बना दो या आप ब्रैकेट्स में कैलकुलेशन बता दो। सब टीचर्स मोस्टली प्रेफर करते हैं वर्किंग नोट बनाने का, क्योंकि वर्किंग नोट से क्या होता है, थिंग्स ज्यादा क्लियर होता है। और अगर देखो अपने को नहीं पता होता है कि सामने वाला जो करेक्टर है, एग्जामिनर है, उसके पास क्या है, एज इन उसके पास जो सजेस्टेड है वो क्या है, वो सजेस्टेड देखेगा, सजेस्टेड में जितने मार्क्स जो जो स्टेप्स के लिए रहेंगे वो दे देगा। तो हम इसके लिए सेफर साइड थोड़ा ज्यादा ही लिख देंगे, और इसके लिए हम एक एडजस्टमेंट्स, मतलब मोस्टली जो भी एडजस्टमेंट्स का नेसेसरी है उसका हम एक वर्किंग नोट बना लेंगे। इतना कुछ टीडीएस काम नहीं है ये, बस एक छोटा सा, मतलब क्या बोलूं आपको, कि एक एक्सटेंशन, थोड़ा सा सम बड़ा हो जाएगा, मतलब आपका थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाएगा। बट अगर आप वो थरो हो सारे एडजस्टमेंट्स के साथ, तो आई एम गारंटिंग यू कि इतना टाइम नहीं लगता। ओके, सो लेट्स सी। बिल्डिंग पे रेट 5% है एंड मशीनरी पे रेट 3% है। अभी सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ऊपर वेयर इज बिल्डिंग। सो बिल्डिंग कुछ फिफ्थ लास्ट लाइन है, बिल्डिंग का जो अमाउंट है दैट इज 75,000। ओके, सो वी विल गो टू balance sheet and we will quietly write, not quietly, we'll write building and the amount is 75,000. okay, यहाँ पे ही होगा लेस डेप्रिसिएशन, कुछ तो अमाउंट आएगा एंड देन आउटर कॉलम में फाइनल अमाउंट आएगा। ओके गाइस, तो कितना है डेप्रिसिएशन आपने अपने बुक्स में चेक कर लो गाइस। डेप्रिसिएशन इज ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन इज 5%। ओके, 75,000 का 5% इज 3750। तो हम यहाँ से लेस करेंगे 3750, तो आउटर कॉलम में अमाउंट हो जाएगा 75,000 माइनस 3750 इज 71,250। ओके, ये हुआ हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट। सिमिलरली हम बिल्डिंग के लिए भी करेंगे। आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक के, बट आपको क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपना एडजस्टमेंट किसका है गाइस, मशीनरी का है। तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ MACH, आपको पूरा वर्ड लिखना है। मशीनरी इज 114800। अगर ऐसा कोई बोलेगा 114800 तो मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। फोन नंबर दे रहे हो क्या अपना, पूरा बोलो 1,14,800। ओके, इसमें से लेस होगा अपना डेप्रिसिएशन, इसका डेप्रिसिएशन परसेंटेज है 3%। सो 114800 का 3% कितना होता है, 3444 माइनस 114800 कितना होगा, आउटर कॉलम में अमाउंट 1,11,356। सॉरी गाइस, मेरा हैंड राइटिंग बहुत ही खराब है, बट अभी के लिए आप समझ जाओ। ठीक है, ये माइनस करने का। अभी डेप्रिसिएशन इज एन एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, वी हैव ओनली गिवन ओनली वन इफेक्ट। क्या इफेक्ट दिया हमने, रेड्यूस किया फ्रॉम असेट। रेड्यूस किया फ्रॉम असेट मतलब क्या, कि हमने डेबिट से माइनस किया, असेट है डेबिट बैलेंस, तो हमने डेबिट से माइनस किया, मतलब वी हैव गिवन अ क्रेडिट इफेक्ट। सो नाउ वी आर लेफ्ट टू गिव वन डेबिट इफेक्ट। डेप्रिसिएशन क्या है गाइस, डेप्रिसिएशन खर्चा है। where will the expense go, it will go in P&L account debit side, so that will be a debit effect. Okay, every adjustment will have two effects, and those two effects will obviously be, one is debit, one is credit. In this scenario, credit effect is reducing from the asset. When you are reducing something from the asset, that means you are crediting the asset, so that becomes our credit effect. Debit effect is P&L account के debit side में we write it as an expense, so that is a debit effect. Okay, so let's write it. P&L account के debit side में we write to depreciation on building, and we write to depreciation on machinery. Machinery 3444 and building का कितना था गाइस, 3750. Okay, fairly simple. These two assessments, first was closing stock, second was depreciation. Exactly same to same आएगा, same to same हर टाइम whenever closing stock का adjustment आएगा या depreciation. Okay,
Let's move on to the next adjustment. Cool. The next adjustment says that bills receivable include dishonor bill of 3,000 rupees. Okay. अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि you have an entire chapter dedicated to bills receivable, bills payable, पूरा bills of exchange. ठीक है. But that we will study at a later part in पूरा detail. Okay. Right now एट दिस मोमेंट मैं आपको इतना ही बताता हूं जितना आपको ये एडजस्टमेंट के लिए नेसेसरी है. ओके ना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हम एनालाइज करेंगे, उसको आंसर करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द एडजस्टमेंट्स बिकॉज राइट नाउ आवर एम इज एडजस्टमेंट्स. ओके, व्हाट इज बिल्स रिसीवेबल? ओके, नाउ एक बार अगर मैंने समझो आई एम अ सेलर, मैंने किस कोई गुड्स सेल कर दिया, समझो दिस इज द बायर एंड आई एम द सेलर. आई हैव सोल्ड गुड्स टू समबडी. नाउ आई हैव सोल्ड गुड्स टू समबडी बट नॉट ऑन कैश. आई हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट. क्रेडिट का मतलब क्या कि मैं तेरे को बताता हूँ कि बायर एक काम कर, तू मेरे को ना 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद जब भी तेरे पास पैसा है वो मेरे को तू पैसा दे दे. बट एट द सेम टाइम जब मैं सेलर हूँ मेरे को रिस्क भी तो रहेगा ये चीज का. तो मैं क्या बोलूंगा, सुन बायर, एक डेट डिसाइड कर ले जिस डेट पे तू मेरे को पैसा देगा और वो ना हम डेट रिटर्न में लिख देंगे. क्या बोला मैंने? रिटर्न में लिख देंगे. रिटर्न में लिख देंगे मतलब एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे. कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक एग्रीमेंट बनाएंगे मेरे यानी सेलर एंड बायर के बीच में कि फॉर एग्जाम्पल वो एग्रीमेंट में ऐसा लिखा होगा कि जो बायर है वो 3 मंथ्स के बाद पेमेंट कर देगा मेरे को. ओके, तो बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बायर अब भी गुड्स लेके जाएगा, उसको जो यूज करना है वो करेगा. सेलर रुकेगा 3 मंथ्स के लिए. 3 मंथ्स के बाद सेलर जाएगा बायर के पास. ओके, तो सेलर जब भी बायर के पास जाएगा तो सेलर पूछेगा कि भाई 3 महीने हो गए मेरे को पैसे दे. तो बायर उसको पैसा दे देगा. पैसा सॉरी 3 मंथ्स के बाद सेलर जाएगा बायर के पास, फिर बायर उसको पैसा दे देगा. सिंपल, कहानी खत्म. अब ये जो टर्म्स है ना वो मैं आपको बताता हूँ. बिल्स रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल किसके लिए होगा गाइस? बिल्स रिसीवेबल सेलर के लिए होगा, क्योंकि सेलर वो एग्रीमेंट बनाएगा, उसको बायर के साथ एग्री करवाएगा. बायर उसके ऊपर साइन करेगा कि हाँ ठीक है मेरे को इतना अमाउंट पेएबल है जो मैं इतने इतने टाइम बाद पे करने वाला हूँ. ओके, तो ये अमाउंट फिक्स्ड हो जाएगा, ये पीरियड फिक्स्ड हो जाएगा. मैं सेलर हूं, मेरे को अमाउंट रिसीवेबल है, इसके लिए मेरे एंगल से ये जो एग्रीमेंट है वो बिल्स रिसीवेबल है. ओके, सेम अगर उसके एंगल से देखें तो उसके लिए वो अमाउंट पेएबल है, इसके लिए उसके एंगल से वो बिल्स पेएबल है. ओके, उसका नाम बिल्स क्यों है वो सब मैं हमको बाद में बताएंगे. अब भी आपके बेसिक अंडरस्टैंड के लिए इतना काफी है कि मैं हूँ सेलर और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अमाउंट रिसीवेबल है तो मेरे लिए ये बिल्स रिसीवेबल है. ओके, एडजस्टमेंट देखते हैं. बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल ऑफ 3,000. डिसऑनर का मतलब क्या है मालूम है आपको? डिसऑनर मतलब प्रॉमिस नहीं रखना. आप चीटिंग कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है. ठीक है, वो मत सोचो जो मैं सोच रहा हूँ. आप चीटिंग कर रहे हो तो आपको चीटिंग नहीं करना है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ. ओके, बिल्स रिसीवेबल के केस में आएंगे. बिल्स रिसीवेबल के टाइम पे गाइस आपको क्या लगता है कैसी चीटिंग होगी, कैसे डिसऑनर हुआ रहेगा? मतलब क्या हुआ रहेगा कि मेरे को पैसा मिलना था, सामने वाले पैसा नहीं दिया. अगर सामने वाले ने पैसा नहीं दिया मतलब सामने वाले ने बिल डिसऑनर कर दिया, ऐसा हम बोलेंगे. ओके, ये सारे टर्म्स आपको बिल्स रिसीवेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में पता चल जाएंगे. उसके बाद में आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो काफी इजी हो जाएगा. ये मैं आपको एक प्रिलिमिनरी बातें बता के रखा. ओके, नाउ सो बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल ऑफ 3,000. मतलब बिल डिसऑनर हो गया था, फिर भी 3,000 रुपीज का बिल डिसऑनर हो गया था, फिर भी वो अमाउंट बिल्स रिसीवेबल में ही पड़ा है. ये तो गलत है ना, क्योंकि बिल्स अभी नो लॉन्गर रिसीवेबल है, क्योंकि वो जो 3 महीने है जो भी टाइम पीरियड था वो लैप्स हो गया होगा. वो लैप्स होने के बाद ही सेलर गया रहेगा बायर के पास, उसके बाद ही बायर ने बोला कि भाई मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है. तो अब क्या करें? अब क्या करेंगे मालूम है? बिल्स रिसीवेबल को कम कर देंगे और उसको हम डायरेक्टली एज ए डेटर ही दिखा देंगे. समझा? उसको क्यों डेटर दिखा देंगे?
क्योंकि पहले जब भी हमने उसको बिल दिया होगा ना, बिल्स रिसीवेबल, तभी हम एक टाइप के एंट्री पास करते हैं। वो टाइम पे हम कौन सी एंट्री पास करते हैं गाइस मालूम है आपको? मैं आपको बताता हूँ। हम ये वाली एंट्री पास करते हैं जब भी ये बिल, जब भी हम नॉर्मल सेल करते हैं तो नॉर्मल सेल की एंट्री पास होती है। कौन सी एंट्री पास होती है नॉर्मल सेल का? क्या एंट्री गाइस? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सिंपल। ये हमने नॉर्मल सेल्स की एंट्री पास कर दी। फिर जैसे ही हम बिल्स रिसीवेबल बनाए, एक कॉन्ट्रैक्ट बना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अपने लिए एक असेट हो गया। वो डेटर से पैसा नो लॉन्गर रिसीवेबल हो गया। अभी वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हमको पैसा मिलेगा। ठीक है। इसके लिए हम क्या एंट्री पास करते हैं मालूम है? इसके लिए हम एंट्री पास करते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। मतलब क्या? हमने ऊपर देखो, ऊपर हमने डेटर्स को डेबिट किया था क्योंकि सेल्स किया, हमने उसको असेट बनाया। अभी अगर प्योर अकाउंटिंग भाषा में बोले तो हमने उनको डी रिकॉग्नाइज कर दिया। क्यों? आप देखोगे डेटर्स डेटर तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे और यहाँ पे डेटर्स डेटर तो कैंसिल हो गया। अभी हमारे पास कौन सा असेट खड़ा है? सिर्फ बिल्स रिसीव। क्योंकि हमने क्या किया, हमने बोला कि नाउ दिस अमाउंट इज नो लॉन्गर रिसीवेबल फ्रॉम डेटर, now that instrument called bills receivable that is going to pay us the amount. Obviously end में जो अपना डेटर है वही अपने को पे करेगा, but we recognize this instrument as an asset. ठीक है। ये हुआ कहानी बिफोर ये एडजस्टमेंट जो हमने पढ़ा उसके पहले का ये कहानी था। अभी एडजस्टमेंट क्या बोलता है? बिल्स रिसीवेबल टू द अमाउंट ऑफ 3000 हैज बीन डिसऑनर्ड, बट वो बिल्स रिसीवेबल में ही है। तो इसका मतलब क्या है कि बिल्स रिसीवेबल में 3000 अमाउंट का ऐसा बिल है जो डिसऑनर हो गया। ओके। सो अभी वो बिल्स रिसीवेबल कहला जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसका वैलिडिटी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए था। वो पीरियड के बाद अगर बायर ने अपने को पे नहीं किया तो वो अमाउंट जो है वो अभी बायर से पेएबल होगा, अभी वो बिल से पेएबल नहीं होगा, क्योंकि बिल का जो भी वैलिडिटी है वो लैप्स हो गया। लैप्स मतलब वो वैलिडिटी खत्म हो गया। खत्म होने के बाद ही तो डिसऑनर कहलाया जाता है ना। तो सिंस उसका वैलिडिटी खत्म हो गया, इसके लिए हम क्या करेंगे कि ना भी वो बिल्स रिसीवेबल को कम कर देंगे और वापस डेटर खड़ा करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी वो बंदा डेटर है, उससे अपने को रिसीवेबल है। देखो भाई, हम पैसा तो नहीं छोड़ेंगे, हम ऐसा भी नहीं करेंगे कि उसको एज अ लॉस रिकॉग्नाइज कर देंगे पीएनएल में। नहीं नहीं नहीं, उससे पैसा तो आएगा, बट ये जो इंस्ट्रूमेंट हमको देने वाला था पैसा, जिसके लिए हमने वो इंस्ट्रूमेंट, ये वाला इंस्ट्रूमेंट हमने वो रिकॉर्ड किया था, ये वाला, अभी ये इंस्ट्रूमेंट अपने को पैसा नहीं देगा क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का वैलिडिटी खत्म हो गया। समझे? तो इसके लिए अभी डेटर अपने को पैसा दे, इसके लिए हम वापस डेटर खड़ा करेंगे। तो इसका एंट्री क्या होगा मालूम है गाइस? इसका एंट्री होगा डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अभी ये केस में आप देखोगे और अमाउंट होगा 3000। ये अमाउंट, ये केस में आप देखोगे तो ये जो बिल्स रिसीवेबल है ना, ये बिल्स रिसीवेबल और ये बिल्स रिसीवेबल कैंसिल हो गया। तो बिल्स रिसीवेबल हमारे असेट साइड में इज नो लॉन्गर शो। नाउ वी आर शोइंग कि भाई हमने को डेटर से पैसा आना है। सिंपल, ग्रेट एडजस्टमेंट। ओके। सो गाइज, ये जो जब भी एडजस्टमेंट में लाइन आता है ना, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, उसका मतलब क्या है मालूम है? कि जब भी ट्रायल बैलेंस बना ना, उसके पहले ये जो दो एंट्रीज है ना, ये दोनों एंट्रीज ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी थी। अपने को सिर्फ यही वाली एंट्री रिकॉर्ड करनी है, यही वाली एंट्री रिकॉर्ड करनी है। ओके। इसके दो इफेक्ट बहुत ही सिंपल है, ऑलरेडी हम देख सकते हैं। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ओके, डेटर्स को डेबिट किया, दैट इज आवर डेबिट इफेक्ट। बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट किया, मतलब वी रिड्यूस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, दैट इज आवर क्रेडिट इफेक्ट। सिंपल। सो both the adjustments will be done in the balance sheet only because both are balance sheet items. Debtors and bills receivable both are balance sheet items. Cool. Okay. So यहाँ पे किधर तो अभी मेरे पास जगह नहीं है, बट अगर आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो, आपके इमेजिनेशन को अगर मैं थोड़ा सा ये करूँ
और मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँ बैलेंस शीट और यहाँ पे मैं लिखूँ डेटर्स, उसमें ऐड करूंगा मैं BR डिसऑनर्ड, ओके। और नीचे बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है, उसमें मैं लेस करूंगा BR डिसऑनर्ड, ओके। डेटर्स का अमाउंट कितना है गाइस? डेटर्स का अमाउंट है 1,32,500। सो इसमें ऐड होगा बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड अमाउंटिंग टू ₹3,000 बक्स। बक्स क्यों बोलते हैं मतलब, ऐड होगा ₹3,000, ओके। और ये हम लिखेंगे इनर कॉलम में ही, इसका रीजन मैं आपको बाद में बताता हूँ, ओके। इसका अमाउंट कितना होगा? 1,35500। बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट जो है ट्रायल बैलेंस में वो है 28,000, उसमें से लेस करेंगे हम 3,000 और इसको हमको आउटर कॉलम में डालने को कोई शर्म नहीं आएगा। आई थिंक इससे रिलेटेड और कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है। 25,000, कुल ये हुआ हमारा एक सिंपल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक एंड डेप्रिसिएशन, ओके। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट which is goods worth ₹1,000 taken by Daya for personal use and was not entered in the books of accounts, okay. So now if you have seen my first lecture, which is the lecture in which I talk about fluctuating capital and fixed capital, in that lecture I have explained you this adjustment, and also when I explained you the specimen of trading account, even that time I have explained you this adjustment, but then let's go through it one more time, okay. So now goods worth ₹1,000 taken by Daya for personal use, not entered in the books, okay. What is trading account? As we've already discussed when we studied our lecture for specimen of trading account, उसमें हमने देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में अगर गुड्स अंदर आए तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में आएगा, गुड्स बाहर गए तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट में जाएगा। जैसे परचेजेस ट्रेडिंग डेबिट में गया, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट में गया, वैसे ही जैसे गुड्स बाहर जाते हैं फॉर एनी पर्पस तो ट्रेडिंग क्रेडिट में आएगा, ओके। तो नाउ तो ये एडजस्टमेंट देख के आपको क्या पता चल रहा है कि 3,000 अमाउंट के गुड्स बिजनेस से बाहर लेके गए फॉर पर्सनल यूज बाय पार्टनर, ओके। पार्टनर ने लेके गए, दैट इज ओके। दैट मींस पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर ने कुछ ड्राइंग्स किया, बेसिकली एडजस्टमेंट्स ड्राइंग से रिलेटेड। अभी ड्राइंग्स के दो इफेक्ट क्या होंगे, सेकंड इफेक्ट मैं आपको पहले बताता हूँ क्योंकि वो अब भी मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताया ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जो भी गुड्स बाहर गए उसका इफेक्ट आएगा। तो बस ये सिनेरियो में गुड्स बाहर गए बिजनेस से, पार्टनरशिप फर्म से बाहर गए तो ट्रेडिंग क्रेडिट में आएगा बाय गुड्स विड्रॉन, बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, मतलब दया का नाम हम लिख सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट में, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ये हुआ अपना क्रेडिट इफेक्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट कम्स डेबिट इफेक्ट। डेबिट इफेक्ट अपना बाकी है। डेबिट इफेक्ट क्या होएगा पता है, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था ना कि नाउ पार्टनरशिप फर्म will no longer pay this amount to the partner. So now if no longer this amount is payable to the partner, तो जितना पेबल है, पेबल मतलब क्या, कैपिटल, कैपिटल पेबल है पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को, तो जितना अमाउंट पेबल है उसमें से ये अमाउंट रिड्यूस कर देंगे ताकि to this extent, to the extent of 1,000 rupees, this amount is not paid, okay. So one effect will be reduce from partner's capital. Partner's capital has a credit balance. If you reduce from it, that will be your debit effect, okay. And the credit effect is on the credit side of, as in income side of trading account, okay. This adjustment is very easy, okay. Next two adjustments, if we see, these adjustments are related to each other. How? I'll tell you, okay. We will read both the adjustments together, okay. Write off ₹1,800 as bad debts and maintain RDD at 5% on debtors. Bad debts के बारे में आपको पता है, RDD के बारे में आपको पता है, ठीक है। मैं आपको बस अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ये फॉर्मेट कैसे लिखना है। मोस्टली आपने ये पढ़ लिया होगा 11th स्टैंडर्ड में, फिर भी मेरा एक उत्तरदायित्व बनता है कि मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं, ओके। नेक्स्ट, goods of 6,000 were sold but no entry was made in the books of accounts. First we'll do this entry. This entry is fairly simple,
What is this entry? I have sold goods, but I have not recorded it in the books of accounts. So what will be the entry? Entry will be simple. Debtor account debit to sales. मतलब डेटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेटर से अपने को पैसा आएगा एंड सेल्स क्रेडिट होगा. हाँ गाइस, तो मैंने ये सारे जो एडजस्टमेंट्स कर रखे थे ना, इसमें अभी काफी सारा जगह ले लिया है. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फ्रेश बनाता हूँ. ओके, अपने को इसमें से एक ही फिगर रेलेवेंट है, वो है डेटर का. डेटर का कितना फिगर हुआ अभी तक? डेटर्स 132500 प्लस बिल्स रिसीवेबल जो डिसऑनर हुआ था ना, इसके पहले वाला जो एडजस्टमेंट था सेकंड वाला, वो एडजस्टमेंट करने के बाद 135500. ओके, ये अपने को डेटर्स का फिगर इंपॉर्टेंट है. ओके, तो मैं फिर से बनाता हूँ, आपको फिर से नहीं बनाया ऑब्वियसली. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो जो बाजू में डेटर्स का जो हमने एडजस्टमेंट किया था वो हम एक बार यहाँ पे कॉपी कर लेंगे. ओके, लेट्स डू द sixth adjustment first and I'll tell you why we do the sixth adjustment first. Okay, goods of rupees 6000 was sold but no entry was made in the books of accounts. Okay, so that means our entry will be debtors account debit to sales. Debtors as a debit balance, we add to the debtors and we also add to sales because sales has a credit balance. Credit में अगर कुछ ऐड किया तो क्रेडिट हो जाता है, डेबिट में कुछ ऐड किया तो डेबिट हो जाता है. सिंपल. ओके, सो हियर now we add sales of rupees, add unrecorded sales. How much is unrecorded sales? 6000 rupees. Okay, ये कितना होगा? 141,500. ये एक इफेक्ट हो गया. इसका दूसरा इफेक्ट कैसा जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम पहले लिखेंगे बाय सेल्स. हाउ मच इज द सेल्स अमाउंट? सेल्स अमाउंट इज रुपीज 2,85,500 प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स ऑफ रुपीज 6,000. सो देन आउटर कॉलम में आएगा, एक्चुअली ये इसमें इनर कॉलम में आएगा 2,85,500 प्लस 6,000. This comes to 291,500. फिर इसमें से हम रिटर्न्स माइनस करेंगे और वो जो भी रिटर्न्स होगा उसके बाद का जो फिगर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, तो ये मैं बेसिकली आपको ये सिर्फ अनरिकॉर्डेड सेल्स बताने का ये एडजस्टमेंट मैं बता रहा हूँ आपको. फर्स्ट इफेक्ट ऐड टू सेल्स, सेकेंड इफेक्ट ऐड टू डेटर्स. इजी, ये हो गया. नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट. The next adjustment is, that is हमने जो बीच में एडजस्टमेंट छोड़ा था ना, वो write off 1,800 as bad debts and maintain RDD of 5% on debtors. ओके, अब ये जो RDD है ना, अब आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है नहीं पता नहीं, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ. RDD का फंडा क्या होता है, कैसे होता है, हम पूरा डिटेल में उसको समझेंगे अभी. ओके, लेट्स स्टार्ट. डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स वो होते हैं जिससे हमको पैसा मिलना बाकी है, हमारे लिए असेट होता है. ओके, अभी दो चीजें होती है. अगर सामने वाले ने पैसा नहीं दिया तो वो बैड डेट्स हो जाता है. बैड डेट्स हो जाता है उसका मतलब क्या कि उतना अमाउंट अपने को अभी नो लॉन्गर रिसीवेबल है. ओके, सो सिंस इट इज नो लॉन्गर रिसीवेबल वी reduce that amount from debtor and the second effect we give is we show it in the P&L account as ये भाई अपना लॉस है. इसके लिए P&L के एक्सपेंस साइड में डेबिट में डेटर्स आएगा. ओके, अभी एक बहुत फेमस फॉर्मेट है जो बहुत सारे जगह पे चलता है और वो काफी करेक्ट फॉर्मेट है और हम आज वही फॉर्मेट डिस्कस करेंगे. जो फेमस बैड डेट्स का जो फॉर्मेट है ना, वो वाला फॉर्मेट हम आज डिस्कस करेंगे. ओके, तो सबसे पहले आएगा टू ओल्ड bad debts, add new bad debts, add new RDD less old RDD. फिर ये जो भी अमाउंट आएगा वो जाएगा आउटर कॉलम में जो मैंने अभी नहीं बनाया. ओके,
ओके, काफी इजी है ये फॉर्मेट, मैं आपको इस सब का लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम ऊपर देखेंगे कि वहां पे लिखा है ओल्ड बैड डेट्स, नीचे लिखा है न्यू बैड डेट्स। अब ये ओल्ड क्या है, न्यू क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ओल्ड बैड डेट्स आर दोज बैड डेट्स विच आर देयर इन द ट्रायल बैलेंस। Now, why are they called old? They are called old because they have occurred over a period of 1 year, which is a reporting period. तो जो एक साल में जो पूरे मिला के जो बैड डेट्स हुए हैं उसको हम बेसिकली ओल्ड बैड डेट्स बोलेंगे, ठीक है। तो फिर गाइस ये ओल्ड बैड डेट्स कहाँ से आएंगे, ट्रायल बैलेंस से। ओके, सो ट्रायल बैलेंस का हमको जैसे बताया एफ की इफेक्ट आएगा, तो इसका यही इफेक्ट आएगा कि वो आएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में टू ओल्ड बैड डेट्स। Okay, so in this scenario, how much are the old bad debts? The old bad debts are rupees 1000. Okay, so हम यहाँ पे लिखेंगे rupees 1000. Two old bad debts rupees 1000. सॉरी, मेरा हैंड राइटिंग ओ देख रहे हो आप, ऐसे ऐसे हो रहा है, होता है ऐसा, ठीक है, आप नहीं समझोगे। नेक्स्ट, न्यू बैड डेट्स। अभी न्यू बैड डेट्स का मतलब क्या है कि ईयर एंड में हमको पता चला कि इतना अमाउंट हमारा बैड डेट्स हो गया बिकॉज कोई डेटर टर्न अप नहीं हुआ रहेगा या ऐसा कुछ। तो जनरली जो न्यू बैड डेट्स का जो अमाउंट है वो अमाउंट अपने को मिलेगा एडजस्टमेंट से। ओके, तो दिमाग में ये चीज बैठ लेना, ओल्ड बैड डेट्स मतलब आपको मिलेंगे ट्रायल बैलेंस से, न्यू बैड डेट्स मतलब आपको मिलेंगे एडजस्टमेंट से, ठीक है। न्यू बैड डेट्स अगर आपको एडजस्टमेंट से मिल रहा है और अपने को पता है कि एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट आएगा, तो इसके लिए न्यू बैड डेट्स का दो इफेक्ट आएगा। अभी आप क्वेश्चन में देखोगे ना तो न्यू बैड डेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, देखो क्वेश्चन सेज राइट ऑफ 1800 एज बैड डेट्स, दैट मींस दीज आर द न्यू बैड डेट्स। ओके, सो दिस विल कम in that format in the column in the portion of two new bad debts. Okay, two new bad debts 1800, बट जैसे हमने बोला ये एडजस्टमेंट है और एडजस्टमेंट में कितने इफेक्ट आते हैं, दो इफेक्ट। ओके, तो सिंस एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आएंगे, दूसरा इफेक्ट कहां से जाएगा। अब ये बैड डेट से मतलब इतना अमाउंट डेटर्स से नहीं आना है, ये अमाउंट हमारा लॉस है, इसके लिए हमने इसको पीएनएल अकाउंट के एक्सपेंस साइड में डाला है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी ये अमाउंट डेटर से नहीं आना, तो डेटर से वैल्यू कम कर देंगे, सिंपल। तो इसके दो इफेक्ट, जो डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट ये लैंग्वेज में हम बात करते हैं, वो क्या है। फर्स्ट जो डेबिट इफेक्ट गया वो गया पीएनएल के डेबिट साइड में, सेकंड जो क्रेडिट इफेक्ट क्या है, डेटर से माइनस मतलब डेबिट से माइनस मतलब क्रेडिट इफेक्ट। समझे मेरे दोस्त, तो ऐसा हुआ इसका डेबिट इफेक्ट एंड क्रेडिट इफेक्ट। चलो हम लिख के करते हैं यहाँ पे, लेस न्यू बैड डेट्स अमाउंट इज 1800। इजी। सो 141,500 माइनस 1800 कितना होता है इसका अमाउंट, 139,700। यहाँ पे चुपचाप लिख दो, किसी को बोलना नहीं, 139,700। ओके, मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। ओके, जब भी ये परसेंटेज टर्म्स में दिया होगा ना आरडीडी 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, तो सारे एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डेटर्स कंप्लीट करने के बाद जो अमाउंट आएगा ना उस पे 5% लगेगा। ओके, मतलब कि अनरिकॉर्डेड सेल्स हो या न्यू बैड डेट्स हो, जो भी एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट किए उसके बाद आरडीडी का अमाउंट आएगा, एक्सेप्ट आरएफडीडी, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, पिछले वीडियो में हमने रूल्स डिस्कस किए थे कि हाउ टू सॉल्व फाइनल अकाउंट, सो उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया इसका रीजन क्यों है। अभी के लिए हम इतना ही याद रखेंगे ऑब्वियसली कि सारे एडजस्टमेंट एक्सेप्ट आरएफडीडी, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, एक्सेप्ट फॉर आरएफडीडी, बाकी सारे एडजस्टमेंट्स के बाद आरडीडी लगाएंगे 5%। तो आरडीडी कौन से अमाउंट पे लगाएंगे, अब भी जो हमने कैलकुलेट किया था ना 139,700, उस पे हम आरडीडी लगाएंगे। तो 139,700 पे 5% कितना होता है, 6985। फर्स्ट इफेक्ट यहीं पे दे देते हैं हम, लेस न्यू आरडीडी, बराबर है आरईओ 6985। इजी। एंड देन फाइनली जो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा वो आएगा 132,715। इजी, ग्रेट।
अभी ये इसका हुआ क्रेडिट इफेक्ट। आरडीडी का हमने क्या किया, वी रेड्यूस्ड इट फ्रॉम डेटर, सो सिंस वी रेड्यूस्ड इट फ्रॉम डेटर दिस इज अ क्रेडिट इफेक्ट। अभी हमको डेबिट इफेक्ट ले, डेबिट इफेक्ट कहाँ पे आएगा, वो ही हमारे फॉर्मेट में आएगा, टू न्यू अब आरडीडी जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है ना फॉर्मेट उसमें, तो वो उसका डेबिट इफेक्ट हुआ और लेस फ्रॉम डेटर्स ये उसका क्रेडिट इफेक्ट हो गया 6985 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके 6985 ठीक है। अभी लास्ट है ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी जैसे ओल्ड बैड डेट्स है ना वैसे ही हमको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। ट्रायल बैलेंस में आप देखोगे ना तो क्रेडिट साइड में आरडीडी लिखा है, मैंने आपको बोला था ना कि कुछ नहीं लिखा है और ट्रायल बैलेंस में अमाउंट है, तो उसका मतलब क्या है कि वो आरडीडी पुराना आरडीडी है, पिछले साल का आरडीडी। तो पिछले साल का आरडीडी हम यहां से लेस करेंगे, उसका मैं लॉजिक आपको बताता हूँ, एक मिनट। अमाउंट देख लेते हैं पहले, कितना है पुराना आरडीडी 1800 रुपीज है, तो यहां से वी विल रिड्यूस 1800, सो फाइनल अमाउंट कितना आएगा 1000 प्लस 1800 माइनस सॉरी प्लस 6985 माइनस 1800, फाइनल अमाउंट कम्स टू 7985। आई थिंक आई हैव मेड प्रिटी क्लियर कि क्या फॉर्मेट है और क्या लॉजिक है। ओके एक्सेप्ट मैंने ओल्ड आईडीडी के बारे में नहीं बोला, ठीक है। जब ये आईडीडी क्रिएट हुआ रहेगा ना 1800 का, तभी हमने एंट्री क्या पास की होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू आईडीडी, और वो आईडीडी को डेटर्स में से लेस किया होगा, जैसे हमने करंट ईयर के दो इफेक्ट दिए। ओके अभी क्या होगा कि करंट ईयर में हमने एक्चुअली कुछ बैड डेट्स इनकर किए, ये रिजर्व नहीं है, टू ओल्ड बैड डेट्स 1000, टू न्यू बैड डेट्स 1800, these are actually incurred, but these might be incurred on the old debtors which were there in the previous year, मतलब previous year closing में जो debtors थे उनसे रिलेटेड ये हो सकते हैं। नाउ सिंस बिकॉज दे आर ऑफ द प्रीवियस ईयर्स डेटर्स, तो उसका तो बैड डेट्स प्रीवियस ईयर में जाना चाहिए था, बट प्रीवियस ईयर का भी हम बुक्स खोल के तो डाल नहीं सकते उसमें, लेकिन हमने ऑलरेडी प्रोविजन बनाया था जिसमें हमने प्रीवियस ईयर में 1800 का हिट ले लिया था, जो हमारा ओल्ड प्रोविजन। इसके लिए करंट ईयर को हम ज्यादा लोड नहीं देंगे, करंट ईयर को हम बोलेंगे तू 1000 और 1800 रख, तेरे को बैड डेट्स रिकॉग्नाइज करने हैं, लेकिन जो ओल्ड आईडीडी है वो हमने पिछले साल रिकॉग्नाइज कर दिया है, तो हम उतना तेरे को लीवे देंगे, इसके लिए 1800 यहाँ से लेस हो जाएगा, तो जो अपना टोटल एक्सपेंस है वो 1800 से लेस होगा। बेसिकली हमने 1800 का बर्डन यहाँ से शिफ्ट करके पिछले साल ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर दिया था। ओके डन, ये पूरा कहानी खत्म हो गया अपना रिलेटेड टू आरडीडी बैड डेट्स, ये वो यही आता है, यही आता है और यही आता है, इससे ज्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं आता, ठीक है। ये हमने सारे एडजस्टमेंट्स अभी कंप्लीट कर लिए, बट अभी ना अगर आप ट्रायल बैलेंस देखोगे ना तो ट्रायल बैलेंस में हिडन एडजस्टमेंट करके कुछ चीज होता है। ओके गाइस, सो हमारा जो हिडन एडजस्टमेंट है वो क्या है, 10% इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 20,000। इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट जो है इन्वेस्टमेंट पे, कितना इंटरेस्ट, 20,000 का 10% दैट इज 2,000, उतना इंटरेस्ट अपने को रिसीवेबल है, लेकिन अपने को अभी तक मिला नहीं है, क्योंकि आप ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट साइड में देखोगे तो कोई भी इनकम रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इतना अमाउंट मतलब 2,000 रुपीज इज रिसीवेबल बट नॉट रिसीव, इट इज ड्यू बट वी हैव नॉट रिसीव। सो हाउ विल वी ट्रीट सच काइंड ऑफ एडजस्टमेंट, ऑफ कोर्स एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट आएंगे। ऐसा मत बोलो कि सर इन्वेस्टमेंट 20,000 का जो अमाउंट है दैट इज इन द ट्रायल बैलेंस, सो एक ही इफेक्ट आएगा, नहीं नहीं नहीं, we are not talking about 20,000, 20,000 will go on the asset side closing stock के ऊपर 10% इन्वेस्टमेंट, we are talking about 2,000 जो उसका इंटरेस्ट है, उसके तो दो ही इफेक्ट आएंगे ना गाइस। तो उसके दो इफेक्ट क्या आएंगे, एक तो आंख बंद करके सबको मालूम होगा कि इट इज एन इनकम, इनकम है तो पीएनएल के क्रेडिट में आएगा, ये एक इफेक्ट हुआ, ये हमारा क्रेडिट इफेक्ट हुआ, करेक्ट। दूसरा हुआ डेबिट इफेक्ट। अब इसका डेबिट इफेक्ट क्या आएगा मालूम है कि 2,000 रुपीज अपने को मिला है, नहीं सॉरी, इसका डेबिट इफेक्ट क्या आएगा मालूम है कि 2,000 रुपीज अपने को मिला नहीं है, अपने को मिलने वाला है, इट इज रिसीवेबल, सो दैट मीन्स इट इज एन असेट, सो दैट इज व्हाई इट विल कम ऑन द असेट साइड, ठीक है। आपको लिख के बता देता हूँ, मतलब इतना कुछ बड़ा चीज नहीं है लिखने के लिए, बट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे पीएनएल में लिख दो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट
2000 एंड नीचे जाके असेट साइड में accrued interest on investment amounting to rupees 2000 calculated as 10% of 20,000. Okay, नीचे वाला. Okay, so one final adjustment for this sum is आप 10% इन्वेस्टमेंट के नीचे ही देखो, एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 months 4500. इसका मतलब क्या है कि 4500 का जो अमाउंट है ना, दैट अमाउंट रिप्रेजेंट्स ओनली द पेड पार्ट. हाउ मच इज द अमाउंट पेड? अमाउंट इज पेड फॉर 9 months, इट इज नॉट पेड फॉर 12 months. अपना साल 12 महीने का है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, अपना साल सिंस 12 महीने का है, तो 12 months के खर्चे आने चाहिए ना यहाँ पे. बट यहाँ पे उन्होंने चिल्ला चिल्ला के बोला है कि भाई 9 months का पेड है. तो अगर 9 months का पेड है तो 3 month का क्या पौधा है? जिसको नहीं समझा जोक उसको नहीं समझा, सॉरी. तो अगर 9 months का पेड है तो 3 month का पौधा नहीं है, 3 month का अनपेड है. ठीक है, तो सिंस 3 month का अनपेड है, वो 3 months का अपने को रिकॉर्ड करना पड़ेगा. क्यों रिकॉर्ड करना है? पे तो नहीं किया है. नहीं, वैसा नहीं है ना दोस्त. करंट ईयर का खर्चा है तो करंट ईयर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा. बट सर अमाउंट कितना आएगा? वो हम एक छोटे से कैलकुलेशन से पता चल जाएगा, बहुत इजी है. ओके, पहले मैं कैलकुलेशन बताऊं. ठीक है, पहले मैं कैलकुलेशन बताता हूं, फिर उसके बाद में हम इफेक्ट्स देखेंगे. ओके, काफी इजी कैलकुलेशन है, इतना कुछ बड़ा नहीं है कैलकुलेशन, बहुत ही इजी है. देखो 4500 रुपीज जो है ना, इतना एडवर्टाइजमेंट हमने पे किया, बरोबर. 4500 इज फॉर 9 months. तो पर मंथ कितना होगा? ₹500 पर मंथ. डिवाइड बाय मंथ नहीं है, पर मंथ ना. 3 months के लिए कितना होगा? दैट इज फॉर 3 months आएगा 3 into 500, दैट इज इक्वल टू ₹1500. ओके, 1500 अपना क्या है? It is our expense, but we have not recorded. So we will add to the expense. Which expense? Advertising. So पहले तो हम अपना पोस्टिंग का काम कंप्लीट करेंगे. पोस्टिंग कितना होगा अमाउंट? एडवर्टाइजमेंट 4500, एड आउटस्टैंडिंग 1500. टोटल ये जाएगा आउटर कॉलम में, शॉर्टकट 6000. ठीक है, ये जाएगा आउटर कॉलम. इसका दूसरा इफेक्ट क्या आएगा कि दिस अमाउंट वी आर सपोज टू पे बट वी हैव नॉट पेड, दैट मींस इट इज आवर लायबिलिटी. ये हमारा हुआ डेबिट इफेक्ट. लायबिलिटी में हम जब ये रिकॉर्ड करेंगे सो दैट विल बी आवर क्रेडिट इफेक्ट. तो बैलेंस शीट में ऊपर आएगा पार्टनर्स कैपिटल, जो हमने फॉर्मेट में देखा ही है. पार्टनर्स कैपिटल, उसमें पार्टनर के नेम ए बी, उसके बाद में रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसके बाद में यहाँ पे आएगा आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट अमाउंटिंग टू ₹1500. इजी, काफी इजी, ग्रेट. ओके गाइस, सो विद दिस वी फिनिश आवर फर्स्ट सम सक्सेसफुली. पता है थोड़ा सा बड़ा हो गया लेक्चर, लेकिन कितने हमने एडजस्टमेंट्स किए उसमें, 6 बड़े बड़े एडजस्टमेंट किए. सारे एडजस्टमेंट का लॉजिक समझा और उसके साथ हमने पोस्टिंग भी एक बार देख लिया सबका. इसके लिए थोड़ा टाइम जाता है, ट्रस्ट मी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, लेकिन एक बार यहाँ पे फिट हो गया ना, फिर आपको वो लाइफ लॉन्ग कोई नहीं निकाल पाएगा. ओके गाइस, सो इसी के साथ वी विल एंड दिस लेक्चर. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट लाइक, कमेंट, जो करना हो करो, शेयर करो, बट थोड़ा फैलाओ यार. मैं देख रहा हूँ अपने एनालिटिक्स में कि बहुत सारे लोग, 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो हमारा वीडियोस देखते हैं बट उन्हें सब्सक्राइब नहीं करते. प्लीज मेरे से झूठ मत बोलो, आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो करना हो करो, और हेल्प करो यार. एट द एंड ऑफ द डे सबको हेल्प करो, सबको हेल्प होना चाहिए ये सारे लेक्चर देख के. ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू, बाय. Yeah.